हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रशअप। आज हमारी तैयारी का डे 24 स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर वेव्स। एसएचएम के बाद वेव्स ही पढ़ना होता है। काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। वेव्स से भी वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे के सारे जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे सब हम इन सेशंस में कवर कर लेंगे। किन सेशंस में 2 वीडियो लगने वाले हैं हमें वेव्स के लिए। तो आज पहला वीडियो है, एक और वीडियो इसके बाद आने वाला है। इन वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाएगा। हर तरीके के पीवाईक्यूज जितने पूछे गए हैं और जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी सब कुछ कवर कर लेंगे, ताकि आपको कोई और भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े वेव्स के लिए। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेव्स पढ़ने से पहले देख लेते हैं वेव्स होती क्या है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक ओवरव्यू है, हमें पढ़ना क्या है। तो वेव होती है, क्या होती है? वेव होती है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक जगह से दूसरे पॉइंट तक जाती है। ऑलराइट, पार्टिकल नहीं जाता, पार्टिकल वहीं रहता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। हमारे पास वेव्स 2 तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। इनमें मेनली एक ही डिफरेंस होता है। जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, हमारे पास वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर पार्टिकल ऊपर नीचे, जैसे रस्सी में जब वेव्स जाती हैं तो वेव इधर जाती है, लेकिन किसी पार्टिकल को आप देखोगे तो वो ऊपर नीचे, इस तरीके से सारे पार्टिकल ऊपर नीचे एसएचएम कर रहे होते हैं। ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? वेव ऑन ए स्ट्रिंग, या फिर हमारी जो लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये लाइट आ रही है, लाइट में भी क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो इस तरीके से परपेंडिकुलर होते हैं और उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास लाइट का प्रोपगेशन होता है, तो वो भी ट्रांसवर्स वेव आ जाती है। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी वेव ट्रांसवर्स वेव है, तो लाइट या फिर स्ट्रिंग में जो वेव्स बनती है डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते हो। फिर होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जिस दिशा में वेव का प्रोपगेशन होता है, जिस दिशा में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, उसी दिशा में हमारे पास डिस्टर्बेंस का भी एम्पलीट्यूड होता है, डिस्टर्बेंस का भी मोशन उसी के अलॉन्ग होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से साउंड एक वेव जा रही है, तो यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे कुछ प्रेशर वगैरह मैंने क्रिएट कर दिया या फिर पार्टिकल्स को ऐसे पुश कर दिया, पार्टिकल को पुश इधर किया, फिर वो अगले वाले को उधर पुश करेगा, खुद पीछे आ जाएगा। तो ऐसे पार्टिकल यहाँ पे ऐसे एसएचएम कर रहा है ना, आगे पीछे। वेव का डायरेक्शन भी यही है, पार्टिकल का डायरेक्शन भी मोशन का यही हो रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वहीं पार्टिकल ऊपर नीचे हो जाता है, इधर उधर हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता, तो वो ट्रांसवर्स वेव हो जाती। लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल ऑब्वियसली हमारे पास साउंड ट्रैवलिंग इन एयर ही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारी वेव्स दे देंगे, बोल देंगे कौन सा वाला लॉन्गिट्यूडनल है, तो साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो प्रोग्रेस करे, आगे की तरफ बढ़े। तो वेव में देखो हमारे पास कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं। अब इनको थोड़ा सा ही फील करेंगे, ज़्यादा डिटेल में घुसेंगे नहीं। हमारे पास मान लो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है, ठीक। इस डिस्टर्बेंस को, मतलब इसको कुछ आप लिख सकते हो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ समथिंग होगा ये। यहाँ पर इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। ये हमारे पास x है। थोड़ी देर बाद यही डिस्टर्बेंस हमारे पास कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। ये जिस हिसाब से पहुँचता है, इस वेव की कुछ वेलोसिटी होती है हमारे पास, वेव की वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक है भाई। तो जो चीज़ यहाँ पर t पे थी वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद होगी। कितनी देर बाद होगी आप मुझे बता सकते हो? x डिस्टेंस ट्रैवल करने में, मान लो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास x। तो जो हमारे पास यहाँ पर t पे था, यहाँ पर थोड़ी देर बाद होना चाहिए। थोड़ी देर बाद होना चाहिए, कितनी देर बाद होना चाहिए? t प्लस कितना समय लगेगा इस स्पीड से यहाँ तक पहुँचने में, वो आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय v। जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर t टाइम पर था, वही डिस्टर्बेंस अगर हमारे पास t प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वी टाइम पर x डिस्टेंस पर आ जाए, तो हमारे पास फिर हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। हम बोल देंगे ये चीज़ यहाँ से आगे जा रही है, ये चीज़ प्रोग्रेस कर रही है। और इसी को लिखने का तरीका क्या होता है? देखो हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस का, अगर y से मैं बोलूँ कि y इज एनी डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, प्रेशर में हो सकता है ना, x की पोजीशन हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी वेरिएशन हो सकता है, कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ, हमारे पास समथिंग ax
प्लस माइनस बी टी, इस तरीके का एक फंक्शन आना चाहिए जहां पर x हमारे पास क्या होता है, x होता है हमारे पास पोजीशन, t होता है हमारे पास टाइम। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास रिलेशन है। अगर ऐसा हम प्रूव कर पाए, कोई भी फंक्शन दिया उसको इस फॉर्मेट में ला पाए, तो हम बोल देंगे भाई ये हमारी प्रोग्रेसिव वेव है, ये आगे प्रोग्रेस कर रही है। ठीक, अगर हमारे पास इस तरीके से वेव का कोई फंक्शन मान लो दे दिया गया है, तो हम इसी तरीके से उसकी स्पीड को भी पता कर सकते हैं। हम उसके डेरिवेशन वगैरह में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो स्पीड होती है ना, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, वो आती है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टाइम टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो आपको वेव की वेलोसिटी मिल जाएगी भाई, किस स्पीड से वो उस तरफ जा रही है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक वेव दे रखी है, वेव इक्वेशन पढ़ने वाले हम बहुत सारी वेव इक्वेशन, अभी के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास वेव की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू, लेट से a नहीं लिखूंगा, इसको मैं बोल दूंगा 5 साइन ऑफ, लिख रखा है यहाँ पे 10t माइनस 3 नहीं बोलूँगा, माइनस 2x, इस तरीके से एक वेव की इक्वेशन ये दे रखी है। बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो वेलोसिटी के लिए पहली बात तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, फिर आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ टाइम t। तो कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पर कितना है, यहाँ पर वैल्यू हो जाती है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 नहीं है, -2 है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ से हमारे पास वेव की वेलोसिटी आ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू आई है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब प्लस x डायरेक्शन में हमारे पास वेव मूव कर रही होगी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास t का कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट के साइन ऑपोजिट हैं, देखो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, उस केस में हमारी वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाती है। अगर दोनों को आप पॉजिटिव कर दोगे तो हमारी वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को लिख लेते हैं। सेम साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड t, अब चाहे दोनों पॉजिटिव हों या चाहे दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब होगा कि वेव ट्रैवल्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास ऑपोजिट साइन आ जाए, ऑपोजिट, जैसे कि इस केस में हमने देखा ऑपोजिट साइन था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ऑपोजिट साइन हो गया, इसका मतलब वेव ट्रैवल्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी जगह यूज़ भी होने वाला है। हमें बस यहाँ पे ये देखना होगा भाई, किसी भी फंक्शन को आप इस फॉर्मेट में ले आओ। यहाँ पे ax और bt मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पर a की वैल्यू 10 रही है, b की जगह यहाँ पे हमारे पास 2 लिख दिया है ना, प्लस और माइनस है। प्लस अगर यहाँ पे होता है तो इसका मतलब दोनों का सेम साइन हो गया, यानी कि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर माइनस रहता है यानी कि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। जैसे हमने देखा यहाँ माइनस था तो वेव की वेलोसिटी इस तरफ आ गई थी +5 की तरफ। ये हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव का नेचर चेक करने का एक तरीका हो जाता है। यहाँ पर और एक चीज़ आती है, देखो हमारे पास y का फंक्शन जो आया है, इसमें देखो हमारे पास एक साइन वाला फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया था। मैं ऐसा भी यूज़ कर सकता था, y इज इक्वल टू 5 e रेज टू पावर क्या लिख दूंगा 10t माइनस 2x, है ना। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ भाई ये तो फंक्शन है उसका, हमारे पास जो भी तरीके से फंक्शन चाहिए था। क्या ये प्रोग्रेसिव वेव है? तो एक्चुअली ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे टाइम की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊँगा बढ़ाता जाऊँगा बढ़ाता जाऊँगा तो y इनफाइनाइट भी हो सकता है। हमारे पास कंडीशन एक और होती है कि भाई ये जो डिस्टर्बेंस है y है ना, इट शुड बी फाइनाइट। डिस्टर्बेंस शुड बी फाइनाइट, तब वो प्रोग्रेसिव वेव बनेगा। अगर इनफाइनाइट टाइप का होगा तो भी वो डिस्टर्बेंस तो होगा, क्योंकि वो चीज़ टेक्निकली मूव तो कर रही है, आगे जा तो रही है, प्रोग्रेशन तो वहाँ पे हो रहा है, पर उसको मैं वेव प्रोग्रेसिव वेव मैं नहीं बोलूँगा उसको, है ना। क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह टैन लिख दूँ तो टैन की आप ऐसे कभी वेव नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि टैन के ग्राफ कैसे होते हैं, टैन के ग्राफ कुछ इस तरीके के होते हैं ना, कहीं जाकर वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाते हैं, फिर नीचे से आते हैं, वो टूटे हुए ग्राफ होते हैं। तो अगर आप उसमें वैल्यू ऐसे रख दोगे तो ये ग्राफ ऐसे कैसे आगे सरकता जाएगा,
लेकिन इसको हम वेव नहीं बोलेंगे, कोई सा प्रोग्रेसिव फंक्शन इसको आप कह सकते हो फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ वेव, इनमें से कौन कौन सा वेव है? बहुत ही सिंपल है भाई, अगर मैं किसी चीज़ को इस तरीके से लिख पाऊँ कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ समथिंग, क्या हो जाएगा मेरे पास, लेट से ए एक्स प्लस माइनस बी टी, इस तरीके का कुछ फंक्शन ले आओ, ए टी माइनस बी एक्स, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं हमारे पास एक्स का फंक्शन चीज़ होनी चाहिए, प्लस माइनस में वो समथिंग टाइम का होना चाहिए, तो वो मेरे पास वेव हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, वाई मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, दो कंडीशन है हमारे पास, इनफाइनाइट ना होने पाए। तो जैसे y की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी की टर्म है, इसमें देखो x की टर्म ही नहीं है, और ये एक्चुअली वेव की तो नहीं होगी, और हम इसको जानते हैं ये एसएचएम की इक्वेशन है, ये तो हमारे पास है ना, तो ये वेव की इक्वेशन तो नहीं है। ऑलराइट, दूसरा मेरे पास y इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स। अब कॉस के एक्स का ग्राफ कैसा होगा, हमारे पास x के हिसाब से ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा, ये तो स्पीड ब्रेकर की इक्वेशन हो गई कि यहाँ पे धच गया हमारे पास इस तरीके से, पर आगे मूव नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेव। इसमें आप देखोगे टेक्निकली तो टाइम वाली टर्म ही नहीं है। तीसरा देखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस ई, तो हाँ ये अब c होने से फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो ये वाली टर्म होनी चाहिए, इसमें आ रही है, क्योंकि ये वाली टर्म इसमें आ रही है तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाता है। और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो y इज इक्वल टू ए ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाली टर्म तो सही है, लेकिन यहाँ पर कोई साइन का कंटेनर नहीं है, यहाँ पे कोई साइन फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पे बात करूँ, टाइम की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, ये भी बढ़ता जाएगा, तो वो इनफाइनाइट तक बढ़ता ही जा रहा है, तो ये वेव नहीं है ना, ये इनफाइनाइट हो जाता है। दिस इज y इज नॉट फाइनाइट। तो इसको मैं प्रोग्रेसिव वेव नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा ये कुछ तो फंक्शन है, कुछ होता रहता है इसमें, समय के साथ बदलता रहता है ये, बट इट्स नॉट अ वेव, तो ये भी हमारे लिए फिर आंसर नहीं होगा। वेव एंड एसएचएम, क्या होती है वेव? देखो हमारे पास कोई भी एसएचएम होता था, उसी को पकड़ के खींच दो इस तरफ, तो वो ऐसे टॉइंग एक वेव बन जाती है, करेक्ट, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हो रही होती है। तो अब देखो हमारे पास अगर कोई वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टी, इसका मतलब y x एंड t का फंक्शन है, किसी भी x पर किसी भी टाइम पर क्या वैल्यू होगी वो मैं बता सकता हूँ अगर मैं x और t की वैल्यूज रख दूँ। जैसे मेरे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रखा हुआ, एक टिपिकल वेव की इक्वेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यहाँ पर टाइम भी है, x भी आ रहा है, और फाइव इनिशियल फेज है, चलो उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, इग्नोर करो, लेकिन ये एक x एंड t का फंक्शन है। अलग अलग x की वैल्यू रख दूंगा, फिर अलग अलग t की वैल्यू रख दूंगा, मुझे कुछ y की वैल्यू मिलने लगेगी। जस्ट इमेजिन करो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है ना, एट एनी x हमारे पास y क्या बन जाता है, y विल बिकम a साइन ऑफ ओमेगा टी, फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस फाइव माइनस के एक्स, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो तो एक कांस्टेंट हो जाता है किसी भी एक्स पे, है ना, तो ये वाली जो चीज़ है ये हो जाती है हमारे लिए कांस्टेंट। तो अब ये जो बन जाता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ एक्स, है ना, किसी भी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक एस एच एम हो रहा होता है। ये क्या चीज़ है, ये एस एच एम की इक्वेशन नहीं है कि वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, इसको अब की बार आप थीटा बोल दो जो भी वैल्यू कांस्टेंट की, दिस इज एन एस एच एम, है ना, एस एच एम। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हर एक पार्टिकल हमारे पास देखो, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे जितने भी पार्टिकल हैं सब एस एच एम कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ वाले पार्टिकल की बात करूँ तो वो भी इस तरीके से एस एच एम कर रहा होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे वेव के एम्पलीट्यूड के ही बराबर होगा। देखो यहाँ भी हम देख सकते हैं इसका जो एम्पलीट्यूड है वेव के एम्पलीट्यूड के ही बराबर आ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम आ जाती है, सब कुछ सेम रह जाता है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एस एच एम चल रहा है, और यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ये एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर है। दूसरी जगह पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एस एच एम इस तरीके से चल रहा होगा ऐसे। इट्स जस्ट दैट इस पर्टिकुलर पोजिशन वाले एस एच एम का अभी जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, यहाँ वाला भी एस एच एम कर रहा होगा, सब जगह एस एच एम हो रहा है, ये भी एस एच एम हो रहा है, यहाँ पर वो मीन पोजिशन पे है,
यहाँ पर भी SHM चल रहा है, यहाँ पर अब वो दूसरे एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है पार्टिकल। तो अब कोई भी x की वैल्यू फिक्स कर दोगे तो आप देखोगे वहाँ पर पार्टिकल इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। और इसको फील करने की कोशिश करो, सिर्फ इतने से पार्ट को देखो, बाकी पूरे को आप ऐसे इग्नोर कर दो, है ना। इस वाले को पूरे को इस तरीके से मान लो हमने कवर कर दिया, और यहाँ से वेव अगर इस तरफ जा रही होती तो यहाँ वाला पार्टिकल देखो कभी ऊपर नीचे करता हुआ ऐसा आपको दिखाई देता है। ये हमारे पास वेव एंड SHM में हम ये चीज़ समझते हैं। अब क्योंकि ये एक ट्रांसवर्स वेव है तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, हमारा पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहा है, ये रहा पार्टिकल, और हमारे पास वेव जा रही है इस तरफ, वेव ऐसे जा रही है। इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन निकालना हमने सीख लिया कि भाई वेव की इक्वेशन है, तो SHM की इक्वेशन कैसे बनती है, x की वैल्यू फिक्स कर दो, x की वैल्यू फिक्स करते ही ये बन जाता है हमारे पास कांस्टेंट, और ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी द इनिशियल फेज। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये चीज़, पर बस इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर एक बार हमारे पास SHM की इक्वेशन आ गई ना, तो अब SHM वाले सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, जैसे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, और ये बातें किसकी कर रहे हैं हम, पार्टिकल की बातें कर रहे होंगे। वेव की वेलोसिटी अलग होती है, वेव की वेलोसिटी हम देख चुके। अब यहाँ पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल को फ्रीज कर दो, है ना। कैसे फ्रीज करोगे, x की वैल्यू फिक्स कर दो, SHM की इक्वेशन आ जाएगी, फिर यहाँ से वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी निकालना है, पूरा का पूरा SHM बन चुका है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने होंगे SHM से बेस्ड पूछे जा सकते हैं। वेव इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो वेव की इक्वेशन बहुत बार पूछी गई है, अलग अलग वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, वेलोसिटी इतनी है, वेव लेंथ इतनी है, वेव नंबर इतना है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, टाइम पीरियड इतना है, इसके हिसाब से वेव की इक्वेशन क्या होगी। तो अब हम वेव इक्वेशन लिखना सीखेंगे। इनफैक्ट लिखना नहीं सीखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से मान लो कोई वेव इक्वेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे सबके मतलब समझते हैं। पहली बात तो ए क्या होता है, ए होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है हमें पता ही होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब वही है जो SHM में हम देखते थे। यहाँ पर एक नई टर्म आ जाती है के क्या चीज़ होती है, तो देखो के होता है हमारे पास वेव नंबर, और इसको बेसिकली ये आता है हमारे पास k इज इक्वल टू 2π/λ, तो इसको भी लिख देंगे k इज इक्वल टू 2π/λ। ठीक, अब यहाँ पर अभी तक हम क्या चीज़ चेक कर चुके हैं, हमारे पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम देख चुके थे। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाती थी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती थी हमारे पास टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, और माइनस भी लगा रहता था, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास ओमेगा अपॉन के। ठीक, यहाँ से k की वैल्यू मुझे मिल जाती है ओमेगा अपॉन v, और इसी को देखो k को हम और क्या लिखते हैं 2π/λ, 2π/λ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हो। हमें अलग अलग वेरिएबल्स दिए जाएंगे, देखो यहाँ 4 वेरिएबल्स एक साथ हैं, इनमें से किसी को भी किसी और में कन्वर्ट करना है तो आप इस सिर्फ इतनी सी चीज़ से कन्वर्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ पर अब हम देखो वेव की जो इक्वेशन लिखी हुई है इससे अलग अलग फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कॉमन निकाल लूँ, ओमेगा की वैल्यू कॉमन निकालूंगा, के में से भी ओमेगा बाहर निकालना पड़ेगा, के की वैल्यू क्या होती है ओमेगा अपॉन वी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, अब देखो मैंने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू बाहर निकाल ली कॉमन, अंदर बच गया मेरे पास टी, माइनस समथिंग रहेगा। अब देखो के को अगर मैं लिख देता ओमेगा अपॉन वी, यहाँ पे ओमेगा अपॉन वी अगर इस तरीके से होता तो ओमेगा बाहर निकाल लिया, बचता हमारे पास सिर्फ x अपॉन वी, इस तरीके से आ जाएगा x अपॉन वी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। वही वेव की इक्वेशन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया थोड़े दूसरे पैरामीटर्स में। जैसे अगर मुझे ओमेगा और के दिया है तो मैं इस वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा। अगर मुझे कभी बोल दिया भाई आपके पास ये ओमेगा और ये वेलोसिटी है तो बताओ वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को लिख पाएंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई इक्वेशन है, बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, ओमेगा भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, लेकिन वेव नेगेटिव में जा रही थी। नेगेटिव में जा रही है का मतलब हमारे पास यहाँ पर टाइम और एक्स का कोफिशिएंट सेम साइन का होना चाहिए, तो हम वहाँ पर सिर्फ इसको प्लस कर देंगे।
इस तरीके से हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, थोड़ा सा और इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, या फिर ओमेगा को ही मैं लिख सकता हूँ 2π डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड t। तो यहाँ पर मैं ओमेगा को लिख दूंगा 2π/t। देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम a साइन ऑफ, ओमेगा को मैंने लिख दिया 2π और जो टाइम पीरियड है उसको मैंने अंदर कर दिया, तो मेरे पास आ जाता है t डिवाइडेड बाई कैपिटल T माइनस x अपॉन t टाइम्स v। ठीक, ये चीज़ हमें याद नहीं करनी है, ये टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी कुछ और चीज़ होती है। क्या होती है टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी? टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर आप देखो, अगर मेरे पास वेवलेंथ है कुछ इस तरीके से, है ना, मैं क्या लिखता था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हम लिखते थे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है भाई वी की जो वैल्यू है वो वेवलेंथ के बराबर होती है। यानी ये जो v इंटू टाइम पीरियड है ये कुछ नहीं वेवलेंथ के बराबर है। तो यहीं से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, अब अंदर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2π, ब्रैकेट में बचता है मेरे पास t डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट देखो इसको थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक काम करते हैं, वेवलेंथ को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, अब मेरे पास कॉमन बाहर क्या हो जाएगा 2π बाय लेमडा, इस तरीके से बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, लेमडा अपॉन टी बच जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस एक्स हमारे पास इस तरीके से बच जाता है। अगर देखो मैं यहाँ से लेमडा की वैल्यू कॉमन निकाल लूँ, यहाँ वाला तो बाहर आ गया, इस जगह पे लेमडा था ही नहीं, तो मैं ऊपर और नीचे लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकाल देता हूँ, ऊपर एक लेमडा आ जाता है। यहाँ पर फिर से देखो t डिवाइडेड बाई लेमडा या लेमडा डिवाइडेड बाई टी, यहाँ से क्या आ रहा है, वो आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी के बराबर, है ना। देखो लेमडा अपॉन टी की वैल्यू क्या आ जाती है, वेलोसिटी के बराबर। यहाँ पर हमारे पास v आ जाएगा इस तरीके से, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू a साइन 2π बाय लेमडा, है ना, इनटू ये आ जाता है मेरे पास वी टी माइनस एक्स। बहुत ही अच्छे। और यहाँ पर देखो 2π बाई लेमडा क्या होता है हमारे पास, वो होता है वेव नंबर के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू a साइन इंटू के को आप इस तरीके से रख दो, यहाँ आ जाएगा मेरे पास वी टी माइनस एक्स। अब यहाँ पर k को आप फिर से अंदर ले जाओगे तो k इंटू वी हो जाएगा, यहाँ पे k मल्टीप्लाइड बाय v, फिर से ये ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, और हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पे आ जाएंगे। तो जितने भी पॉसिबल वेरिएशन होते थे हमने वेव इक्वेशन के सारे देख लिए। अब सवाल उठता है इन सबको याद रखना पड़ेगा क्या, कैसे याद रखें? पहली बात, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ को याद रखना है। सिर्फ इतनी सी चीज़ याद होगी, क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें गिवन होंगी, मान लो आपको ओमेगा दे रखा है और लेमडा की वैल्यू दे रखी है, तो इनका यूज़ करके, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप सारी वैल्यूज़ को पता कर सकते हो। के पता चल जाएगा, बी पता चल जाएगा, सब कुछ आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और फिर आपको जो भी इक्वेशन याद है, जैसे आपको मान लो सबसे सिंपल ये वाली इक्वेशन याद है, तो इसमें वो वैल्यूज़ रख देना, वेव की इक्वेशन को आप निकाल सकते हो। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मैं ये सारी की सारी इक्वेशन याद रखना चाहता हूँ, देखो इनमें हमारे पास यही तो कुछ इक्वेशन है, इनको याद रखने का टेक्निक भी मैं बता देता हूँ। देखो हमारे पास साइन का कुछ फंक्शन है, साइन के अंदर हमेशा कुछ एंगल होना चाहिए, जैसे 2π टाइप का। डायमेंशनल एनालिसिस से इसको देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो ओमेगा इंटू टी होता है, तो वो हमारे पास एंगल आ जाता है। ओमेगा इंटू टी है और टी के साथ जो माइनस हो रहा है वो भी कुछ टाइम वाला ही चीज़ होनी चाहिए। हमारे पास एक्स और वी का एक ही कॉम्बिनेशन बनता है ना, आप एक्स वी कर दोगे तो टाइम का डायमेंशन नहीं आएगा। एक्स डिवाइडेड बाई वी, मीटर डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकंड, फिर से बन जाता है हमारे पास सेकंड, टाइम का डायमेंशन। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। अगला देखो यहाँ पर ए साइन, साइन के बाद हमारे पास यहाँ पर अब की बार 2π हमने कॉमन निकाला हुआ है। जब ऑलरेडी यहाँ पर एंगल आ चुका है तो अंदर अब हमारे पास डायमेंशन लेस चीज़ बचनी चाहिए, डायमेंशन लेस चीज़ बचनी चाहिए, लेकिन टाइम और एक्स की वैल्यू तो आनी पड़ेगी। तो टाइम को उसी डायमेंशन का क्या होता है, कैपिटल टी, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, और हमारे पास एक्स, एक्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास लेंथ में डायमेंशन होता है वेव लेंथ, उससे डिवाइड कर दो। ये हमारे पास बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास 2π बाई लेमडा, ये एंगुलर वेव नंबर, बेसिकली के की वैल्यू आ गई। अगर साइन के अंदर 2π बाई लेमडा यहाँ लिखा हुआ है,
तो इसको डायमेंशनली करेक्ट बनाने के लिए इसको कुछ लेंथ वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करना है और उसमें टाइम भी आना चाहिए और एक्स भी आना चाहिए। एक्स तो खुद ऑलरेडी लेंथ है, तो इसमें मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम को कैसे मैं लेंथ की डायमेंशन में बना सकता हूँ? बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया। माइनस लगा देंगे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2π/λ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो अगर चाहो तो। मैं फिर से बोलूँगा आपको, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये वाली है। अच्छा, ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी SHF में पढ़ चुके थे, और ये v=f लैम्डा हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रहेंगी, तो आप सारे के सारे वेव की क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर तरीके के एक PYQ को लेकर के मैं यहाँ पे आ गया हूँ छाट के, तो उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। The equation for a transverse wave traveling along the positive x-axis with amplitude इतना, velocity इतनी and wavelength इतना can be written as। बहुत ही अच्छा PYQ है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। देखो, हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी है 0.2 मीटर, तो देखो सभी जगह एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.2 है। सब जगह इन्होंने साइन का वैल्यू दे दी है, तो साइन होता कॉस होता, वो तो वेव तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होती, तो हमारे पास ऑपोजिट साइन होने चाहिए ना। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। ये वाली में दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, तो पहले तो मैं इनको रिजेक्ट कर दूंगा, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। अब सवाल उठता है इन दोनों में से किसको चुना जाए। तो अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूँ फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। y की वैल्यू होनी चाहिए a साइन ऑफ, साइन होता कॉस होता जो भी होता। अब साइन या कॉस जो भी होता है उसके अंदर हमारे पास आता है एंगल। ठीक, हमें दी है वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। इनकी टर्म्स में मैं एंगल किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए 2π, और हमारे पास वेलोसिटी और वेवलेंथ है ना, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन को यूज़ किया जाए? मुझे एज सच कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? देखो, मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम और एक्स की चीज़ आनी है। दोनों के बीच में एक माइनस होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो माइनस का साइन आएगा, ऑपोजिट साइन आने वाले हैं। साइन के अंदर एंगल आता है, एंगल मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया। एंगल का हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया, तो यानी ये वाली जो टर्म आने वाली है डायमेंशन लेस होनी चाहिए। इसको डायमेंशन लेस बनाने का एक ही तरीका है कि मैं टाइम के नीचे लगा दूं कैपिटल टी, एक्स के नीचे लगा दूं लेमडा, क्योंकि ये मेरे पास कुछ पैरामीटर्स आते हैं। आ गई मुझे इक्वेशन। अगर याद कर नहीं थी तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, नहीं तो याद है तो तुरंत लिख ही सकते हो उसको। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे वेवलेंथ की वैल्यू तो पता है, टाइम पीरियड की नहीं पता, उसकी जगह वेलोसिटी दे रखी है। तो अब मुझे टाइम पीरियड पता करना है, वेलोसिटी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, इसको कैसे पता कर सकते हैं? तो इनके बीच में क्या हमारे पास कोई रिलेशन होता है? हमारे पास v = f लेमडा होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v = फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं? 1 टाइम पीरियड टाइम्स लेमडा। यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू मुझे मिल जाती है, देखो वो आ जाता है λ/v। वैल्यूज़ रखें तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? वेवलेंथ है मेरे पास 60 और वेलोसिटी दी हुई है मुझे 360। अब ध्यान रखना, यहाँ पे सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तो इस तरीके से कट जाता है। इसकी वैल्यू आ जाती है 1/6। टाइम पीरियड की वैल्यू 1/6 आ गई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, अभी आ जाएगी a। एम्पलीट्यूड की जगह रख दूंगा मैं 0.2। साइन ऑफ, देखो अब ब्रैकेट में फिर से 2π रहेगा, t डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, तो ये t डिवाइडेड बाई 1/6, तो ये हो जाता है मेरे पास 6 टाइम्स t माइनस x डिवाइडेड बाई वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दी हुई है 60, तो इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो या तो आप इन वेव की इक्वेशंस को याद रख सकते हो जो भी हमने अलग अलग वेरिएशन किए थे, या फिर आप इस तरीके से याद रखना कि हमेशा साइन या कॉस जो भी होता है उसके अंदर डायमेंशन एंगल का ही होगा। एंगल एक्चुअली खुद डायमेंशनलेस होता है, लेकिन फील करो यहाँ पे 2π है, उस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मेरे पास एंगल आ चुका है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे डायमेंशनलेस ही चीज़ होनी चाहिए, जैसे t/t हो गया, या फिर -x/λ, दोनों डायमेंशनलेस है। और अगर आपको ये सब करना नहीं आता है तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, y = a sin ऑफ
ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस हिसाब से हमें पता करना है, तो कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, 2π/λ होता है हमारे पास। के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2π डिवाइडेड बाई वेवलेंथ हमारे पास है 60। इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। ओमेगा की वैल्यू मुझे नहीं पता, क्या मैंने टाइम पीरियड अभी अभी निकाला था यहाँ पर? ठीक है, ओमेगा होता है हमारे पास 2πf, तो यहाँ पे आप लिख दो भाई 2πf होता है हमारे पास ओमेगा। फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है v डिवाइडेड बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा 2π इंटू वी डिवाइडेड बाई लेमडा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2π मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी दी हुई है 360 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ हो जाएगी 360/60, ये कट के आ जाता है मेरे पास 12π, है ना, 12π। अब अगर मेरे पास ओमेगा आ गया, मेरे पास के आ गया, तो मैं यहाँ से वैल्यूज लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि एम्पलीट्यूड उतना ही है, साइन ऑफ ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा 12πt माइनस के की जगह मैं लिख दूंगा 2π डिवाइडेड बाई 60 टाइम्स x। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमको ये सब चीज़ें याद नहीं होती हैं तो। देखो हमने फिर से सिर्फ इस चीज़ का इस्तेमाल किया, और हमारे पास जो वेलोसिटी का होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, इन्हीं कुछ चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ से आप फिर से 2π की वैल्यू कॉमन निकालोगे तो एग्जैक्टली यही आंसर हमें मिल जाएगा। और इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस तरीके के सवालों की अच्छे से हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। The equation of wave is represented by this. The velocity of the wave will be. बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक बार आप अटेम्प्ट करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। अगेन मैं आपको बोलूँगा इस चीज़ को याद रखना कि के की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा अपॉन वी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2π बाय लेमडा। यहाँ से हम सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। हमारे पास क्या पूछा गया है, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी यहाँ से मुझे पता चल जाता है, उसकी वैल्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई के आने वाली है। ओमेगा यहाँ से देख के मुझे दिखाई दे रहा है 100 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार क्या होता है वो लोग 2π को कॉमन निकाल देते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है ओमेगा की आ जाती है 100 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू यहाँ पर 1/10 है। ठीक है, तो वैल्यू आ जाती है 1/10। इनफैक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, माइनस लगा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला जाता है, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आता है सीधे सीधे 1000 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है तो आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस हैज़। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने चेक करवा ली हमसे, तो अब के बाद फॉर्मूला मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हमें एक ही फॉर्मूले की वैल्यू याद रखनी है, के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई वेवलेंथ लेमडा। इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा के बराबर होता है, और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है 2πf। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, जैसे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या 4 है। देखो मुझे दिख तो रहा है जो आगे होता है वही एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन इन्होंने अच्छा सा क्वेश्चन बनाया। देखो साइन π/6 एक्चुअली एक कांस्टेंट वैल्यू है। साइन π/6 ना एक्स के साथ चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली हमारे पास पूरा का पूरा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4 इंटू साइन ऑफ π/6। π/6 कितना होता है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो ये एक्चुअली 4/2 है, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास 4π/3 पूछी है। वेवलेंथ कैसे हम पता कर लें, तो देखो वेवलेंथ पता करने के लिए यहाँ से मैं वैल्यू देख सकता हूँ। वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 2π डिवाइडेड बाय के बराबर, है ना, क्योंकि 2π/λ को मैं के लिख सकता हूँ, तो मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2π डिवाइडेड बाई के। ऑलराइट, इनमें से के कौन सा होता है,
देखो हमारे पास ओमेगा टी होता है, के एक्स होता है, तो हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई के की जो वैल्यू है वो 3 है, तो ये आ जाता है 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, और इसकी वैल्यू हो जाती है, ये आंसर आ ही गया 2 पाई बाई 3। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 4 पाई बाई 3, तो ये तो नहीं है, ये भी थोड़ा सा गलत है। सी चेक कर लेते हैं, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन। देखो स्पीड के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आता है, वेलोसिटी को इधर ले जाओ, के की वैल्यू इधर कर दो, वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाई के। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 15, के की वैल्यू दी हुई है 3, ये आ जाता है मेरे पास 5। ओ वाओ, ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। और चौथा चेक कर लेते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू पाई बाई 15 दी हुई है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाती है, टाइम पीरियड होता है हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर भी देखो 2 पाई एफ है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को आप 1/t भी लिख सकते हो, तो 2 पाई बाई टी हमारे पास यहाँ आ जाता है ओमेगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू जाती है 2 पाई बाई ओमेगा। खैर वैल्यूज़ रखते हैं, हमें तो वैल्यूज़ रखनी है। 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा यहाँ पे कितना दिख रहा है 15, यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाती है 2 पाई बाई 15, एक्चुअली आ गया ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास सिर्फ पाई बाई 15, तो ये भी गलत हो जाता है। मान लो इसमें एक और ऑप्शन दे देते, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखो दोनों के साइन ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी, पहले तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों ही वेलोसिटी है, लेकिन एक वेव की वेलोसिटी होती है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। वेव की वेलोसिटी यानी कि वेव इस दिशा में अगर मूव कर रही है तो क्या स्पीड से जा रही है, वो हम इस रिलेशन से पता कर सकते हैं कि भाई हमारे पास वेव है v, उसकी स्पीड v विल बी इक्वल टू हमारे पास रहता है ओमेगा बाई के बराबर। ठीक, ये कांस्टेंट होती है ना, इस वेलोसिटी से वेव जाती रहेगी, समय के साथ बदलती नहीं है। वहीं अगर हम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो देखो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल को पकड़ोगे तो वो इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, कभी उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वाई की तरफ है, कभी उसकी वेलोसिटी नेगेटिव वाई की तरफ है, कभी जीरो हो जाती है, कभी मैक्सिमम होती है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती रहती है, कभी डायरेक्शन भी बदलती है, सब कुछ वहाँ पे चेंज होता रहता है। तो वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटीज दो अलग अलग चीज़ें हैं। वेव वेलोसिटी निकालना तो हमने सीख लिया, क्या होती है भाई, हमारे पास वेव वेलोसिटी वी वेव की जो वैल्यू आ जाने वाली है वो आ जाएगी हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाय के, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। या फिर वी वेव इज इक्वल टू कितना होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी हम जानते हैं। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी पता करनी है, कैसे पता करेंगे, तो पहली बात तो मेरे पास एक वेव इक्वेशन लिख लेता हूँ, मान लो तो मैंने लिख ली y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, कोई भी वेव की इक्वेशन हो सकती है। अब अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी पता करनी है तो पहले तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि यार इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, या यहाँ वाला जो पार्टिकल था उसकी बताओ, या यहाँ वाला पार्टिकल तो बताओ उसकी, किस पार्टिकल की वेलोसिटी हो, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से पार्टिकल की पूछ रहे हैं, तो हमें एक एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई एक्स इज इक्वल टू 5 पर जो पार्टिकल था इस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो आप यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पुट एक्स। जैसे ही हम यहाँ x की वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं ना, अब वो वैल्यू फिक्स हो गई, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये एक फिक्स्ड वैल्यू बन जाती है, और ये वाली वैल्यू फिक्स बन जाती है। फिर देखो ये इक्वेशन क्या बचती है, ये हमारे पास एक SHM की इक्वेशन बचती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, प्लस 5 माइनस के एक्स नॉट, जो भी वैल्यू है वहाँ पर रख दी, एंड ये जो आ जाता है ये हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, इट्स अ कांस्टेंट। और जैसे ये कांस्टेंट आ गया हमें दिखाई दे रहा भाई अब ये जो इक्वेशन है इसमें एक वेरिएबल जो एक्स यहाँ हुआ करता था वेव की इक्वेशन, वो अब यहाँ है नहीं, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, लेट्स से इसकी वैल्यू पाई/2 आ जाती है, तो ये एक SHM की इक्वेशन बन जाती है, दिस इज अ SHM। और अगर हमारे पास SHM की इक्वेशन आती है तो यहाँ से अब आप पार्टिकल की पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, देखो इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट भी अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास dy/dt जो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ये जो भी आया है मेरे पास 5 माइनस के एक्स नॉट। ठीक,
तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। मेन सवाल आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि बताओ इस वक्त इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी थी। आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई इस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, इस पार्टिकल की या किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है। तो देखो अगर अलग अलग पार्टिकल की मैं बात करूँ तो उनके लिए एक्स नॉट की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो ये वैल्यू चाहे आप जितनी भी अलग कर लो, हमारे पास फिर अलग अलग समय पर वैल्यूज़ बदलती जाएंगी, ये वाली बदलती जाएंगी, लेकिन कॉस की तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ से मुझे पता चलता है कि अगर किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करनी है तो वैल्यू ए ओमेगा के बराबर आ जाती है। हमारे पास ये पता चल जाता है कि भाई वेलोसिटी पार्टिकल उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो हो जाएगी किसके बराबर, ए ओमेगा के बराबर। और ये चीज़ हम एसएचएम में भी देख चुके हैं और यहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्टली एसएचएम हो रहा है, होना ही है इसकी तरीके से। सेम चीज़ आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ से हमारे पास आता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी सेम एसएचएम की तरह, या फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू आ जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। एक्स नहीं, यहाँ पे एसएचएम वाई में हो रहा है ना, तो वाई लिखेंगे हम यहाँ पर। और इसकी भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पार्टिकल, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए के बराबर। तो आपसे इसी तरीके की चीज़ें पूछेंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, या फिर आपको अगर कुछ और भी पूछ लिया गया तो कभी मत घबराना, आपसे एक्स की वैल्यू पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बताओ इस पार्टिकल की इस समय पे क्या वेलोसिटी थी। एक्स की वैल्यू फिक्स कर देना, इसकी हमारी जो भी वेव इक्वेशन है उसमें आपको एक एसएचएम की इक्वेशन मिल जाएगी। और एसएचएम के हम सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं। The equation of a simple harmonic wave is given by this, where x and y are in meter and t is in seconds. The ratio of maximum particle velocity to the wave velocity. अब ये देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट, एग्जैक्ट सेम रेशियो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाती है, वो जाती है हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाय के। अगर हमसे बात करी जाए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की, है ना, तो वो तो यहाँ पर अगर किसी भी पार्टिकल की वैल्यू मैं एक्स रख दूंगा तो ये फिर एसएचएम की इक्वेशन बन जाएगी। फिर वहाँ से अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटीज़ मुझे देखने को मिलेंगी पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर नीचे होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव बदलती रहती है। लेकिन अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात की जाए तो वो मीन पोजीशन पे होती है, और हमारे पास वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है ए ओमेगा के बराबर, जस्ट लाइक एनी एसएचएम। तो हमें यहाँ पर यही दो वैल्यूज़ पता करनी होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने घुमा फिरा करके कर दी हैं, जैसे ओमेगा यहाँ पर देख करके बताओ कितनी है। क्या ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 50 है? गलत, ऐसे ही कई बार ये कर देते हैं। यहाँ पे देखो π/2 कॉमन निकाला हुआ है। ओमेगा होता है टी का जो भी कोफिशिएंट होता है, तो टी का कोफिशिएंट सिर्फ 50 नहीं है, 50 मल्टीप्लाइड बाय π/2 होगा। तो ओमेगा की वैल्यू 50 इंटू π/2 होगी, यानी कि आप इसको लिखोगे 25 पाई। सिमिलरली के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, के की वैल्यू हमारे पास है π/2। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी निकल के आ जाती है। वेलोसिटी ऑफ वेव की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर हम यहाँ से वैल्यू रख दें, ओमेगा की जगह मैं रख दूंगा 50 π/2, के की जगह मैं रख दूंगा π/2, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये हमारे पास वैल्यू जाती है भाई, दिस इज गोइंग टू बी 50 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखो है हमारे पास 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, ये एम्पलीट्यूड है। और ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 पाई, तो ये आ जाता है हमारे पास 75 पाई मीटर पर सेकेंड। दोनों का हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो हमारे पास दिस डिवाइडेड बाय दिस पूछा है। हमारे पास जो आंसर जाएगा वो जाएगा 75 पाई डिवाइडेड बाय कितना है 50, विच इज इक्वल टू 3/2 पाई। ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आ जाओ क्रैश अप लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से 11th और 12th के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको कलरफुल नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत अच्छी होगी। साथ में आप देखोगे हमने हर कॉन्सेप्ट को कवर किया है
और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी PYQs के अलग अलग टाइप पूछी जाती हैं, सारी के सारी टाइप ऑफ PYQs भी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ आप सारे कॉन्सेप्ट भी सीखोगे और सारी की सारी आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे व्लॉग बनाने, 100 व्लॉग्स 1 नेशन। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।